चलिए, गुड इवनिंग आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी साथी पहले देख रहे थे कंटिन्यू वीडियोज को, तो आज से फिर हम शुरुआत करते हैं। ज्यादा नहीं, आधा घंटा से 45 मिनट का पर डे का आपको वीडियोज मिलेंगी, जो कि सामने जो भी एग्जाम है उन एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी के लिए सिर्फ आप सुनते रहिए, देखते रहिए। आपको आधा घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, क्या इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कौन सा प्राचीन शासक भारतीय शासक है जिसके द्वारा दो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था? तो वह शासक की बात करते हैं। आप सभी मन में आंसर सोचेंगे, 2-3 सेकंड का समय है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय शासक जिसके द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, वह शासक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था वह शासक? जो है पुष्यमित्र शुंग था। आगे बात करते हैं, कौन सा वेद जो है कर्म कांडों को विशेष रूप से जो है संबंधित, यानी विशेष रूप से कर्म कांड से संबंधित वेद की यदि हम बात करते हैं, वह वेद होता है यजुर्वेद। कौन सा वेद होता है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद को कहा जाता है गद्य एवं पद दोनों वाला वेद जो है कहा जाता है कौन सा? यजुर्वेद है, यानी कर्म कांड वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। आगे बताते हैं, सैंधव सभ्यता का स्थल लोथल की बात करते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की यदि हम बात करते हैं तो किस राज्य में पड़ता था? तो गुजरात में। और लोथल की यदि हम बात करें तो किसके द्वारा उत्खनन किया गया था लोथल का? तो वो रंगनाथ राव है। लोथल का उत्खनन किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, बात सिंधु सभ्यता का ही करें तो सिंधु सभ्यता का जो है कैसा आकार था? तो आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसके साथ साथ यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करते हैं, तो बंदरगाह नगर की यदि हम बात करते हैं, आप सभी कमेंट करके बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा गुप्त वंशीय शासक जिसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? ऐसे कौन सा शासक है गुप्त वंश के जिसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो वह शासक की बात करते हैं, वह समुद्रगुप्त हो जाएगा। कौन सा शासक हो जाएगा? समुद्रगुप्त को जो है 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। आगे उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में जो है, उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में जो है कौन कौन शामिल हुए थे और कौन विजयी रहे थे, ये बताना है। तो इसमें जो है त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब ही होता है तीन शासक था, जिसमें से बात करते हैं प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल हो जाएगा। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल हो जाएगा। सॉरी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये शामिल हुआ था, जिसमें से प्रतिहार का जो है विजयी हुआ था, यानी जीता था। आगे हम बात करते हैं उत्तर भारत की, सॉरी, कौन सा सुल्तान अपने को जो है नायब खुदाई कहा के पुकारता था खुद को? नायब एक खुदाई, इसका मतलब ही होता था ईश्वर का प्रतिनिधि। और ईश्वर का प्रतिनिधि कहकर खुद को संबोधित करने वाला शासक यदि हम बात करते हैं, वह बलबन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बलबन। और बलबन की यदि हम बात करते हैं, किस वंश से संबंधित था बलबन, यानी किस वंश के शासक के रूप में बलबन के द्वारा जो है काम किया गया था? यह गुलाम वंश के अंतर्गत बलबन 1266 में बलबन गद्दी पे बैठता है। और हम बात करते हैं बलबन के द्वारा जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा भी की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा ही। और बलबन के द्वारा ईसाई का प्रसिद्ध त्योहार जो होता है पारसी, और पारसी त्योहार को भी, जो नवरोज की बात करते, सॉरी, पारसी का जो है सबसे प्रमुख त्योहार जो है नवरोज, नवरोज उत्सव की शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति की जो है, ये भी जो है बलबन के द्वारा ही किया गया था, लौह एवं रक्त की नीति की घोषणा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। तो विजयनगर की बात करते हैं तो विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, जो किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? ये आप सभी को बताना है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर। और विजयनगर के संस्थापक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो दो भाइयों था, जिसका नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। और विजयनगर साम्राज्य में जो है कुल कितने वंशों ने शासन किया था? ठीक है, जिसमें से पहला वंश के संस्थापक माने जाते हैं, वही व्यक्ति जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। आप सभी को कमेंट करना है। हरिहर बुक्का, ये दो भाई के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे जो है अपने पिता के नाम पे जो है संगम के नाम पे जो है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो है पहला वंश जो था वो संगम वंश था। और दूसरा वंश की हरि टोटल विजयनगर साम्राज्य के टोटल 4 वंश का स्थापना हुआ है। थोड़ा स्पीड हो रहा है, हम समझ रहे हैं, धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश कौन कौन सा था, ये ध्यान रखना है। तो पहले वंश की यदि हम बात करते हैं संगम, दूसरा सालुब, तीसरा तुलुव और चौथा अराबीडु। ये चारों वंश का जो है क्रमशः शासन होता है। कौन कौन सा? तो संगम, सालुब, तुलुव, अराबीडु, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का जो है दीन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्तंभ है? यानी अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया गया था, जो कि कब किया गया था? ये आप सभी के लिए प्रश्न रहा, कमेंट में बताना है कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किया था। ठीक है, और जो है ये दीन ए इलाही जो है किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया था
कि अकबर का मूर्खता का स्तंभ था, तो वह इतिहासकार बी ए स्मिथ थे। कौन थे? बी ए स्मिथ थे। ठीक है, आगे बताना है। दीन ए इलाही धर्म की यदि हम बात करें, 1582 में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, और 1583 में इलाही संबत का स्थापना करता है अकबर के द्वारा। इलाही संबत की स्थापना किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, 1583। आगे बात करते हैं हम, उत्तराधिकार की लड़ाई में जो है दारा सिकोह की अंतिम हार किस लड़ाई में हुआ था? यानी उत्तराधिकार की लड़ाई में जो दारा सिकोह की अंतिम हार जो है किस लड़ाई में हुआ था? वह देवराय की लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई थी? देवराय की लड़ाई थी। ठीक है, जो कि कब हुआ था ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और यह उत्तराधिकार की लड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो यह शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की टोटल 4 लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार की 4 लड़ाई, जो कि शाहजहां के पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें से दारा सिकोह का अंतिम रूप से हार जो हुआ था वह युद्ध का नाम था देवराय का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत का गवर्नर, चारों युद्ध को भी जान ही लेते हैं कि कौन कौन सा चारों युद्ध था। तो पहला युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा धर्मठ का, और तीसरा की यदि हम बात करते हैं तो सामूगढ़ का, और चौथा की बात करते हैं तो देवराय का युद्ध, जो कि अंतिम युद्ध था देवराय का युद्ध, जिस युद्ध में जो है कौन सा? तो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और जिसे योग्य पुत्र माना जाता था दारा सिकोह, ठीक है, जिसकी जो है बुरी तरह से हार हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। भारत का गवर्नर जनरल पद नाम जो है सर्वप्रथम किसे मिला था? यानी कि भारत का गवर्नर जनरल पद जो है नाम सर्वप्रथम किसे मिला था? तो आप सभी गवर्नर जनरल से रिलेटेड टॉपिक को आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। गवर्नर जनरल की पद की बात करते हैं, उसमें भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो वह जो है बनने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से लेकर 1835 तक इनका कार्यकाल है। इसी बीच में आता है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है, और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिद्धो और कान्हो ये दो भाई हैं, जिनका संबंध जो है किस विद्रोह से था? तो सिद्धो और कान्हो का संबंध जो है किस विद्रोह से हो जाएगा? ये संथाल विद्रोह है। और संथाल विद्रोह की यदि हम बात करते हैं तो कब होता है संथाल विद्रोह? 1855 में। कब होता है? 1855 में जो है संथाल विद्रोह होता है, सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में होता है। ठीक है, और आप सभी को बताना है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। आगे चलते हैं। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कहाँ में की गई थी? तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? ये सभी आप थोड़ा कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप उस पर थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, चलिए आगे बताना है कि किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान के द्वारा जो है बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। आगे चलते हैं। सन्यासी आंदोलन जो है किस प्रांत से प्रारंभ हुआ था? यानी सन्यासी आंदोलन का संबंध जो है किस प्रांत से है? तो वह सन्यासी आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में चला था। किस क्षेत्र में चला था? बंगाल के क्षेत्र में। आगे बताना है खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक कौन था? तो खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो वह हो जाएंगे अब्दुल रब नस्तर। अब्दुल रब नस्तर के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बताना आर्य महिला सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य महिला सभा की स्थापना जो है यह पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडिता रमाबाई के द्वारा जो है आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बताना है सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? यानी 1905 थोड़ा सा इंपोर्टेंट होता है क्योंकि बंगाल विभाजन होती है, और 1905 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किनके द्वारा किया गया था और कहां में किया गया था? यह अध्यक्ष अधिवेशन जो हुआ था वो बनारस में आयोजित हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की यदि हम बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम थे। और एओ ह्यूम जो है अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे मानते थे? यानी एओ ह्यूम जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो एओ ह्यूम अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को ही, सॉरी, महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे। किन्हें मानते थे? एमजी रानाडे को जो है अपना
राजनीतिक गुरु मानते थे। अब हम बात करते हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके भी गुरु कौन थे, एमजी रानाडे हो जाएंगे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, जीके गोखले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? आप सभी साथी को पता होगा कि भारतीय संविधान को लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और आपसे अभी जो है चुनाव आज से स्टार्ट है, प्रथम चरण की चुनाव है। तो आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था। निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाते हैं तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 360 की यदि हम बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। और वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान, सॉरी ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपातकाल की बात करते हैं तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। लेकिन वित्तीय आपातकाल की यदि हम बात करते हैं तो वो कहां से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बताना है कि भारत में नए राज्यों की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो भारत में नए राज्यों की यदि स्थापना करना होगा तो संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? संसद की अनुमति जो है अनिवार्य होती है। आगे राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो टोटल 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। किनको? 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। आगे, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति किसके पास होती है? अगर ये जो भारतीय संविधान के द्वारा जो है मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसे निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास जो है उसे निलंबित करने का अधिकार है। आगे, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, आगे बताना, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद। आगे बताना जो है 73वां पंचायत राज अधिनियम किस जो है यह देश में कब लागू हुआ था? यानी 73वां पंचायती राज अधिनियम जो है 73वां संविधान संशोधन की यदि बात करते हैं जो कब लागू हुआ था, जो पंचायती राज से संबंधित था, तो ये 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 को यह लागू हुआ था। आगे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? आप सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? तो निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग होता है। और निर्वाचन प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो वह अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं उसकी यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन होते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा व राज्यसभा, और इसके साथ साथ जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जितने भी सदस्य होंगे सभी निर्वाचित होंगे, मनोनीत सदस्य इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और क्यों कि देखिए इसमें कंफ्यूजन भी होता है। जैसे हम बात करते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, जिसमें आपको लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, और इसके बाद बात करते हैं सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि कुछ ही राज्य विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बताना है जम्मू कश्मीर का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1957 को ही लागू हुआ था, तो उसकी बात ही अब नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो वह रानीगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रानीगंज हो जाएगा। आगे बताना, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन प्रजाति जो है यह किस प्रजाति से संबंधित है? यह मंगोलियन प्रजाति से संबंधित है। मंगोलियन प्रजाति से संबंधित रेड इंडियन, और रेड इंडियन किस देश में? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है रेड इंडियन प्रजाति। ठीक है, आगे बात करते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है यह कहां से कहां चलती है? यानी कैनेडियन रेलवे की बात करते हैं, कैनेडियन रेलवे या फिर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है यह हैलिफैक्स से वैंकूवर के बीच चलता है। कहां से कहां तक चलता है कैनेडियन रेलवे? कहां से कहां तक? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जो है चलता है। ठीक है, आगे बताना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह कहां स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह कहां स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां स्थित हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं चाड झील, जो कि कहां पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। और अफ्रीका के किस देशों में स्थित है चाड झील? तो अफ्रीका के जो है
चाड और यानी ये चार झील जो है नाइजर और नाइजीरिया के मध्य स्थित है, चाड झील। ठीक है, आगे बात करते हैं रूस का जो है बृहत्तम औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कौन सा है। तो रूस का जो है बृहत्तम औद्योगिक क्षेत्र की यदि हम बात करते हो तो मास्को गोरकी क्षेत्र जो है, यानी बृहत्तम औद्योगिक क्षेत्र कौन है, मास्को गोरकी है। ठीक है, आगे बताना है निवेली लिग्नाइट निगम जो है किस राज्य में जो है ये लिग्नाइट कोयला निकालता है। तो निवेली यानी ताप की बात करते हैं, थर्मल पावर की बात करते हैं, निवेली थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं किस ब्लड ग्रुप में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता। तो एबी में जो है कोई एंटीजन नहीं होता है, और ओ में ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है, जबकि एबी में एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, आगे बताना आतिशबाजी में हरा प्रकाश किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा प्रकाश जो है वो बेरियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है हरा होता है, और चटक लाल रंग यानी लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण जो है लाल रंग होता है। ठीक है, आगे बताना है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, किस धातु कहा जाता है। तो यह क्विक सिल्वर जो है पारा को कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। आगे मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की यदि बात करते हुआ सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है, सेरिब्रम, जिसे बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है, सेरिब्रम को। ठीक है, आगे बताना है वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है, वृक्क के द्वारा यानी किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बता रहे पेयजल में किसकी अधिकता कारण में जो है दांत जो है यानी झड़ने लगता है। तो दांत का क्षय होना जो है पेयजल में किसकी अधिकता कारण, तो यह फ्लोरीन की अधिकता कारण जो है दांत झड़ने लगता है, यानी दांत सड़ने लगता है। ठीक है, और डायलिसिस किस अंग से संबंधित है, तो यह किडनी से संबंधित होता है, वृक्क से संबंधित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ खेल शब्दावली की बात करते हैं। तो कनाडा का खेल की बात करते हैं, तो आइस हॉकी कनाडा का खेल है। ठीक है, आगे बताना क्रिकेट की गेंद का भार कितना होता है। लगभग क्रिकेट की गेंद का भार जो है लगभग कितना होता है, ये 5 औंस होता है। कितना होता है, 5 औंस होता है, या फिर 155 से लेके 163 ग्राम तक इसका वेट होता है ग्राम में। आगे बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम जो है विश्वनाथन आनंद को किया गया था। और विश्वनाथ आनंद का संबंध जो है किस खेल से, ये आप सभी के लिए प्रश्न रहा, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991-92 से होता है। ठीक है, और 1992 में जो है सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है। आगे है किस वर्ष जो है भारत ने वेस्ट इंडीज को जो है वर्ल्ड कप क्रिकेट में फाइनल में हराया था। तो 1983 में वेस्ट इंडीज को भारत ने जो है वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था। ठीक है, आगे बताना पुंटर शब्द जो है पुंटर शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। तो ये हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। किससे है, हॉर्स राइडिंग से संबंधित हो जाएगा। पुंटर शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा, हॉर्स राइडिंग से संबंधित हो जाएगा। आगे डायमंड शब्द का संबंध बताना है किस खेल से। डायमंड का संबंध जो है बेसबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा, बेसबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता की यदि हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे बताना हीर रांझा यह किसकी कृति है। हीर रांझा की बात करते हैं, यह किसकी कृति है। तो हीर रांझा जो है यह वारिस शाह की कृति है। किसकी कृति है, वारिस शाह की कृति है हीर रांझा। संसार में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करते वह श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके। ठीक है, अगर तो सांची स्तूप किस राज्य में है। तो सांची स्तूप की यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वास्को डिगामा किस देश का था, यह जो है पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा भारत कब आया था, आप सभी के लिए कमेंट में क्वेश्चन आंसर करके बताइएगा। वास्को डिगामा भारत किस तिथि को आया था, जो कि 1498 में आया था। किस तिथि को आया था यह बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है दास कैपिटल लिखा गया था। ठीक है, आगे बताना कौन सामाजिक धार्मिक सुधार जो है लोक हितवादी के नाम से जानता है। तो लोक हितवादी के उपनाम से जो है गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। किसे जानते हैं, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के उपनाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बताना है सूफी काव्य धारा के जो है प्रवर्तक की बात कर, सॉरी पुस्तक है एक इंदिरा गांधी रिटर्न्स, पुस्तक के लेखक कौन है।
इंदिरा गांधी पुस्तक जो है, ये इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो खुशवंत सिंह के द्वारा जो है इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह के द्वारा जो है इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक लिखा गया था। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? तो यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया का संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह अंग्रेजी अखबार था। कैसा अखबार था यह अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के जो है की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने की बात करते हैं तो अरुणा असफ अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरुणा असफ अली के द्वारा जो है किया गया था। आगे बात करते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य का उद्भव जो है आंध्र प्रदेश से हुआ है? किस शास्त्रीय नृत्य का उद्भव जो है आंध्र प्रदेश से हुआ? तो आंध्र प्रदेश से किसका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से ही है और इसका उद्भव भी जो है कहां से हुआ है? वह आंध्र प्रदेश से ही हुआ है। आगे बात करते हैं, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग स्कूल जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो यह जो है कहां है? महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगी। कहां हो जाएगी? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बताना है, G77 का क्या है? तो ये G77 जो है यह विकासशील देशों का समूह है। ठीक है, तमिलनाडु का वो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है जिसमें शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है? तो भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है, वो मंदिर जो है वह कौन सी है? तो चिदम्बरम मंदिर है। कौन सी मंदिर है? चिदम्बरम मंदिर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए जो है प्रदत्त जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करते तो यू थांट थे। और यू थांट की यदि बात करते, यह जो है भूतपूर्व जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव थे। यू थांट कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव थे, जिन्हें जो है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह प्रथम व्यक्ति थे। अब बताना, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। इटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इटरनल इंडिया पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, आगे बताना है, रूस पर जो है 1812 में किसने आक्रमण किया था? नेपोलियन का आक्रमण जो है 1812 में जो रूस पर जो है किया गया था नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, आगे बताना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1 अप्रैल 2007 को जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2007 को। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 7 से 12 तक चला था। ठीक है, आगे बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे बताना है, 1 2 3 समझौता का संबंध किससे है? 1 2 3 समझौता का संबंध जो है किससे हो जाएगा? 1 2 3 समझौता का संबंध तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील से संबंधित है। यानी इंडो यानी भारत और अमेरिका के बीच जो है न्यूक्लियर संबंधित समझौता था। यह 1 2 3 समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। सही है। आगे बताना है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य गाड़ी चलती है? मैत्री एक्सप्रेस जो है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य गाड़ी चलती है मैत्री एक्सप्रेस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल का एक टॉपिक लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जितने भी प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं उन सभी प्रश्न को, उन सभी बिंदुओं पर कल फोकस करेंगे। तो कल के लिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।